आज के इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स और कुछ एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आने के बाद पब्लिश हुई हैं। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट टर्म है वो है आयन। आयन क्या है? बेसिकली एनी चार्ज स्पीशीज अदर देन फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के कोई भी अदर चार्ज जो स्पीशीज होती है, इसके पास कोई चार्ज है, नेट चार्ज, उसको हम आयन बोल देते हैं। और ये टर्म जो ये आई है बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू गो। वहाँ से आयन टर्म बनी, कॉइंड बाय माइकल फेराडे। अब यहाँ पर क्या है कि लाइक आयंस रिपेल और अनलाइक आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपल्शन शो करते हैं, और जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। और मूविंग आयंस प्रोड्यूस एंड आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। ये एक्चुअली फिजिक्स में आप पढ़ोगे ज़्यादा डिटेल में कि जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज प्लेस कर दें हम तो उसको वो डिफ्लेक्शन शो करेगा उस फील्ड में। अब यहाँ पर क्या है, जो आयन है वो दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डोमिनेट हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हो जाएं नॉर्मल एटम से। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वल होते हैं तो वो न्यूट्रल स्पीशीज़ है। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैटायन, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है वो। और ये जो स्पीशीज़ है ये हमारी रिज़ल्ट होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नॉर्मल से कम हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रिजल्ट है। और ये जो वर्ड आया है कैटायन, ये जो टर्म बनी, ये कहाँ से बनी? टू ग्रीक वर्ड्स। एक वर्ड है केटो, इसका मतलब होता है डाउन, और एन आयन, मतलब केटो प्लस आयन से ये टर्म बनी है डाउन और टू गो, यानी कि इसकी जो सेंस बनी ये बनी टू गो डाउन। डाउनवर्ड्स ट्रेवल करने वाला जो आयन है वो कैटायन बोलेंगे। अब डाउनवर्ड्स ट्रेवल का मतलब यहाँ पर ये है कि जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल हम आगे आगे देखेंगे भी। नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाए आयन, वो होता है हमारा कैटायन। और ये रिजल्ट होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लूज कर देता है वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होता है। और अब जो दूसरा टाइप है वो देखते हैं हम लोग एनायन। इसमें रिवर्स हो जाएगा सब कुछ। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएंगे, और ये रिएक्शन जो है रिडक्शन रिएक्शन का रिजल्ट है ये आयन। यानी कि पीछे जो कैटायंस बनाते वक्त जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ था उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ किसी ना किसी स्पीशीज़ ने गेन किए और वो रिड्यूस हो जाती है, उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पर ये कोरिलेशन है एक चीज़ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक स्पीशीज़ ए जो है वो ऑक्सीडाइज तो हो गई लेकिन कुछ भी चीज़ रिड्यूस नहीं हुई उसकी एवज में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते फ्रीली। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, एटम के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे ये। इसलिए जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं वो हमारी साइमल्टेनियस रिएक्शन है। इसलिए आप ये समझें यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन्स कैटायंस बनाते वक्त लूज हुए थे वहाँ से, वही इलेक्ट्रॉन्स दूसरी स्पीशीज़ ने गेन करके
एनाइन की फॉर्मेशन करता है। और ये जो वर्ड है एनाइन, ये आया हमारा एनो प्लस आयन। एनो का मतलब होता है अप और आयन का मतलब होता है टू गो, यानी कि टू गो अपवर्ड्स, ट्रेवल अपवर्ड्स। अब अपवर्ड्स आप समझ सकते हैं जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि अपवर्ड्स जो सेंस देता है वो क्या सेंस देता है, प्रोग्रेस की डायरेक्शन में जाना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होने वाला आयन जो है वो हमारा एनाइन है। यानी कि खुद नेगेटिवली चार्ज है और अट्रैक्शन जो शो करता है वो अनलाइक चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ शो करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो टर्मिनल्स वर्ड यूज़ किया था, एनायन भी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये टर्मिनल जो वर्ड है ये बेसिकली इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्या है? बेसिकली अ कंडक्टिंग रोड विच इज़ यूज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर वो इलेक्ट्रोड डिप है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और जो वो जो सब्सटेंस है जो उस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। और वैसे इलेक्ट्रोलाइट क्या है टेक्निकली कि वो सब्सटेंस जो अगर लिक्विड फेज में प्रेजेंट हो, यानी कि या तो वो मोल्टन स्टेट में हो या फिर सॉल्यूशन स्टेट में हो, तो वो सब्सटेंस हमारा आयंस में ब्रेक होने के बाद ही वो जो फॉर्म बनाएगा उसी में एग्जिस्ट करेगा, मोल्टन स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में भी, यानी कि सॉल्वेटेड स्टेट में भी करेगा और मोल्टन स्टेट में उसको पिघला दिया हमने तब भी वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जो आयनिक फॉर्म है। जैसे जो आप नमक देखा होगा, सॉल्ट जो होता है NaCl, वो आयनिक कंपाउंड है, यानी कि अगर आप उसको पानी में डाल देंगे या उसको गर्म करके पिघला देंगे तो वो जो सोडियम क्लोराइड है वो Na+ और Cl- में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद सॉलिड फेज में तो जुड़े रहते हैं, क्रिस्टल होता है वो, लेकिन अगर आप उसको पानी में डाल लें या पिघला देंगे तो वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो वो जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा तब। अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड था वो डिवाइस किया गया था एलिजांद्रो वोल्टा अराउंड 1800s। इन्होंने डिवाइस किया है ये इलेक्ट्रोड, फर्स्ट इलेक्ट्रोड। अब ये नाम आपने सुना होगा कि जो हम ये देखते हैं फिजिक्स में, आपने देखा होगा वोल्ट्स बोलते हैं, बैटरी की जो कैपेसिटी होती है 4 वोल्ट है। अब जैसे आपने ये देखा होगा पेंसिल सेल जो रिमोट वगैरह में डलता है, टीवी रिमोट में हो गया, और इस तरह से जो ड्राई सेल जो होता है वो कितना होता है 1.5 वोल्ट का होता है वो। तो ये वोल्ट जो है ये इन्हीं के नाम से लिया गया, एलिजांद्रो वोल्टा नाम था इनका, और वोल्ट यूनिट है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोड्स जो हैं, जैसे आयंस दो तरह के थे, कैटायन और एनायन, वही सिमिलर मैनर में इलेक्ट्रोड क्या है वो भी दो तरह का होता है, कैथोड और एनोड। यहाँ पर क्या है, अब ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। कैटायन जो था वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन था, लेकिन अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोड है, यानी कि ये वो स्टॉपेज है एक तरह से जहाँ पर उस आयन को पहुँचना था, तो पॉजिटिव कहाँ पहुँचेगा, नेगेटिव की तरफ। इसलिए कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन रिएक्शन अक्कर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कि वो इलेक्ट्रोड जहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन का प्रोसेस होता है वो हमारा कैथोड है। ये हम फर्दर देखेंगे भी, रिडक्शन रिएक्शन का प्रोसेस होता है वो कैथोड है। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे दोनों चीज़ें, आगे भी एक चीज़ आएगी इसमें। अब ये जो वर्ड आया है फिलहाल हम ये देखते हैं कि ये जो कैथोड टर्म है कहाँ से बनी। ये बनी हमारी कैटो प्लस होडोस से। कैटो क्या होता है, डाउनवर्ड्स, और होडोस क्या होता है, पाथ। कि वो पाथ जिस पर जो डाउनवर्ड्स गोइंग आयन है वो हमारा
ट्रेवल करता हो, ये इसका मतलब है, लिटरल मीनिंग है ये तो, डाउन पाथ। अब इसकी जो ट्रांसलेशन है, जिसकी जो इंटरप्रिटेशन है नेम की, कैथोड, द नेम कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज द इलेक्ट्रोड वेयर द चार्ज ऑफ द स्पीशीज गेट्स डिक्रीज्ड, बिकम्स मोर नेगेटिव। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि भाई कैथोड वो इलेक्ट्रोड जहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस हो, और ये भी कह सकते हैं कि भाई जो चार्ज है उसमें स्पीशीज़ में वो कम होता हुआ दिखाई दे। यानी कि हम अगर हमारे पास मान लीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो आयन है वो Al3+ है, तो जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वहाँ पर जाकर एल्यूमिनियम का आयन का मेटल हो जाएगा, Al3+ Al0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक एग्जांपल हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो एग्जांपल देखते हैं, एनोड देखते हैं पहले। एनोड में वही रिवर्स हो जाएगा सब कुछ। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, एनायन को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोड विद वेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन अक्कर्स। ये जो वर्ड आया है हमारा, ये आया है एनो प्लस होडोस, यानी कि अप पाथ। ग्रीक वर्ड्स हैं सारे के सारे, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, लेकिन जो इसका मीनिंग है वो है अप पाथ, यानी कि जो आयन अपर डायरेक्शन में ट्रेवल करता हो उस आयन के लिए एक पाथ, अप पाथ, यानी कि एनोड। अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है कि भाई द इलेक्ट्रोड वेयर द चार्ज ऑफ द स्पीशीज इज इंक्रीज्ड टेंड टू मोर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन्स का लूज हो जाना ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन होने के बाद जो बाकी जो बचेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, जो बाकी बच गया वो क्या बचेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, यानी कि कैटायन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है यहाँ पर एनोड पर होता है वो, ये बात फिक्स है। कैथोड पर रिडक्शन होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होती है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अब यहाँ पर क्या है कि NaCl इन एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट विद पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, मतलब चाहे तो आप पानी में डाल दो उसे, और चाहे आप उसको मोल्टन स्टेट में ले लो, और उसको अगर आप इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन करते हैं, उसका इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं उस सैंपल के अंदर, तो क्या होगा, जो कैथोड है, यानी कि जहाँ पर रिडक्शन होनी है, वहाँ पर एक जो भी मटेरियल उस कैथोड का है उसके ऊपर एक सिल्वरी लेयर जम जाएगी, जो कि सोडियम मेटल है हमारा। और जो एनोड है, जहाँ पर हमारी ऑक्सीडेशन होनी है, वहाँ पर एक तरह से गैस रिलीज होगी, वहाँ से गैस इवॉल्व होगी, वो Cl2 गैस, यानी कि क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी वहाँ से। ये रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, NaCl हमने 4 वोल्ट्स में रखा उसे, तो सोडियम मेटल क्लोरीन गैस में बदल गया है। अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि जो टर्म्स हैं, एनायन, कैटायन, एनोड और कैथोड, ये चारों टर्म्स दिस वर कॉइंड बाय विलियम ह्यूएल। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म्स दी हैं। अब हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो डेफिनेशंस हमने देखी हैं अभी तक, एनोड, कैथोड, एनायन, कैटायन, इनको हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंट्स जो कि इनके ऊपर बेस्ड हो सकते हैं, उसमें एक चीज़ देखते हैं। पहले डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, इट इज़ जस्ट ए पैकिंग ऑफ लो प्रेशर गैस विद 2 इलेक्ट्रोड्स at either ends, and these tubes use the phenomena of ionization, loss of electrons, to produce various results. आयोनाइजेशन मैंने बता दिया था, जैसे कि भी किसी भी सब्सटेंस में से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है
तो उसको आयनाइजेशन बोला जाता है। और इसी फिनोमिना को अप्लाई करके, मतलब इसी फिनोमिना का हम, ये जो डिवाइस है ये काम करता है इसको बेस बनाकर अपना, तो और उसी वर्किंग के दौरान कई सारे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और जो मेन डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वो है क्रुक्स ट्यूब्स, जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट विलियम क्रुक्स, इन्होंने डिज़ाइन की थी 1869 से लेके 1875 के बीच में डिज़ाइन की थी ये ट्यूब्स, क्रुक्स ट्यूब्स बोलते हैं। अब ये क्या है भी, जो फिनोमिना हम देखते हैं उसमें ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारे फिनोमिना होते हैं कैथोड रेज और एनोड रेज। दो तरह के फिनोमिना होते हैं उसमें। अब हम देखते हैं कि कैथोड रेज होता क्या है। कैथोड रेज क्या है? ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी बाय जे जे थॉमसन। ये हम देखेंगे अभी इसमें फर्दर जब देखेंगे तो देखेंगे क्या पॉइंट है ये। और ये क्या है? दे एक्सेलरेट टुवर्ड्स द एनोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड hence produce a glow on the glass tube behind the anode। इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं पहले कि कैथोड रेज एक्चुअली है क्या। इसमें क्या क्या है भाई, जूलियस प्लकर एंड जोहन विलहेल्म हिटॉर्फ were the first people to observe the rays in Crookes tubes या discharge tubes in 1859, later named by Eugene Goldstein as Kathodenstrahlen। ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है कैथोड रेज। यूजीन गोल्डस्टीन ने इसका नाम दिया था। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, अब देखते हैं फिर एक्सपेरिमेंट क्या था। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या था कि जो सेटअप है इसका, सेटअप फॉर द कैथोड रेज इज दैट द देयर इज ए डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि क्रुक्स ट्यूब्स है वहाँ पे, विद वेरी लो प्रेशर ऑफ अबाउट 0.001 एटमॉस्फेयर एंड अ वेरी हाई वोल्टेज ऑफ 10,000 वोल्ट्स। यानी कि ये एक्चुअली क्या है, क्रुक्स ट्यूब्स में उस ट्यूब के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर हमारे पास 0.001 एटमॉस्फेयर, यानी कि नॉर्मल प्रेशर से भी बहुत ज़्यादा कम प्रेशर पे और इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज, यानी कि इतनी ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे उसको रखा गया है, 10,000 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस पे। और ये एक्चुअली पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया वहाँ पे, उसकी वजह से जो गैशियस एटम्स उसके अंदर थे वो आयोनाइज हो जाते हैं। इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस है कि आयोनाइजेशन का प्रोसेस वहाँ पे हो जाता है। और वो जो आयन्स हैं, कैटायंस बनते हैं, पॉजिटिव आयन्स बनते हैं वहाँ पे। और वो पॉजिटिव आयन्स कैथोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और वो इतनी ज़ोर से, इतनी स्पीड से उसके अंदर टकराते हैं कि जो कैथोडिक मटेरियल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट आउट हो गए, और उन इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन्स की एक स्ट्रीम बन के एनोड की तरफ भागती है। ये जो स्ट्रीम बनती है यहाँ से, कैथोड से ओरिजिनेट हुई है वो स्ट्रीम, इसलिए कैथोड रेज बोला गया। और वो पहुँचती कहाँ है? एनोड पर पहुँचती है और एक शेडो बनाती है, एक शेडो कास्ट करती है उस ग्लास ट्यूब के ऊपर। वो हम अभी देखते हैं क्या है। These rays get deflected on electric and magnetic fields which were the base of the calculation of charge to mass ratio of electron by J.J. Thomson। यही एक्सपेरिमेंट जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की जो हुई भी, ये ही पार्टिकल्स हैं जो कि कैथोड रेज को हम अगर स्टडी करते हैं तो उसकी कंपोजिशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की ही है। ये बात इस रिज़ल्ट तक कब पहुँचे, जब सर जे थॉमसन ने एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज टू मास रेशो,
वो फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए कांस्टेंट होती है वो वैल्यू। तो जब वो वैल्यू निकाली गई तो वो वैल्यू हम आज जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है। वही वैल्यू वहाँ पर सर जे थॉमसन की कैलकुलेशंस में आई है, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो कि कैथोड रेज को कंपोज करते हैं। अब यहाँ ये देखिए, ये क्या कहता है भी, ऑल्दो कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड इट वाजंट नोन व्हाट दे वर मेड अप ऑफ। उस टाइम साइंटिस्ट्स ये नहीं जानते थे कि वो कंपोज किसकी हैं, लेकिन उसमें कुछ थ्योरीज थी। सम थॉट दैट दे वर पार्टिकल्स, सम थॉट दैट दे वर एनर्जी। कुछ कहते थे कि वो एनर्जी है, कुछ कहते थे वो पार्टिकल्स हैं। अब ये कन्फ्यूज़न क्लियर कब हुई कि दिस कन्फ्यूज़न वाज क्लियर्ड बाय थॉमसन हु केयरफुली एडजस्टेड द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन हिज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, calculated the charge to mass ratio for the cathode rays, providing they were made up of particles. अब सर जे थॉमसन ने ये बात प्रूव कर दी, वही चार्ज टू मास रेशो निकालकर, कि ये पार्टिकल्स हैं, एनर्जी नहीं है। अब आप ये देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट अभी तक हमने पढ़ा है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है कि भाई वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्या हुआ वहाँ पे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जो ये फर्स्ट पिक्चर है इसमें आप देखो कि ये जो यहाँ पर ये तो क्रुक्स ट्यूब है, जो ग्लास ट्यूब दिखाई दे रही है, और ये जो है अपर वायर वो कैथोड है, और जो लोअर वायर है वो है एनोड। अब सेकंड पिक्चर में देखो, जब इसको स्टार्ट किया गया तो वो जो रेज वहाँ से स्टार्ट हुई हैं, उनके स्टार्ट होने की वजह से जो शेडो कास्ट हुई है वो उस ऑब्जेक्ट की, जो यहाँ पे दिखाया गया है, एक शेडो बन गई, और वो शेडो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली स्प्रेड है, क्योंकि वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया गया। और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया जब वहाँ पर, तो क्या हुआ है कि एक बार तो वो शेडो या जो ग्लो है वो अपर डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, और एक बार लोअर डायरेक्शन में। अब आप शेडो की शिफ्टिंग से भी इसको समझते हैं मेनली, तो ये ग्लो देखो, ये देखो, जब हम जो अपर डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ ग्लो, उसमें क्या हुआ, जो ये इंटेंसिटी है, ये जो ब्राइटनेस है, ये जो अपर डायरेक्शन में ज़्यादा है उस केस में, और लोअर डायरेक्शन में डिम है। और अगर वो उल्टा करेंगे तो लोअर डायरेक्शन में ज़्यादा ब्राइट है, और जो अपर डायरेक्शन है वहाँ पर डिम लाइट है। ये हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एनोड रेज क्या होता है। एक बात यहाँ पर है कि जो कैथोड रेज है, वो जो नाम है कैथोड रेज, वो सजेस्ट करता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, आभास होता है कि भाई कैथोड से ओरिजिनेट होने वाली जो रेज हैं वो कैथोड रेज हैं। लेकिन ये बात एग्जैक्टली ट्रू है कि कैथोड से ओरिजिनेट होने वाली रेज कैथोड रेज हैं, लेकिन एनोड रेज में एक्चुअली ऐसा नहीं है, वहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट है, वो भी देखते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं एनोड रेज एक्चुअली होता क्या है। अपीयर टू ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द रेजिड्यूल गैशियस एटम्स। अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये जो एनोड रेज हैं ये बनी होती हैं न्यूक्लियाई, यानी कि जो पॉजिटिव आयंस हैं उससे बनी होती है ये, और दे एक्सेलरेट टुवर्ड द कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड hence provide a glow on the glass tube behind the cathode. They were discovered by Eugene Goldstein in 1886. अब यहाँ पर एक बात है कि एक कंफ्यूजन है, वो भी हम क्लियर करते हैं। पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं क्या है।
फिर उस पर आएंगे कन्फ्यूज़न पर, वो कन्फ्यूज़न क्या थी। थ्योरी में क्या है बेसिकली, पहले है सेटअप। सेटअप जो है वो सिमिलर था कैथोड रेज के जैसा ही, लेकिन अब यहाँ पर एक की डिफरेंस है कि जो यहाँ पर जो कैथोड है वो परफोरेटेड था, सॉलिड नहीं था। एनोड रे एक्सपेरिमेंट में जो कैथोडिक इलेक्ट्रोड है वो परफोरेटेड था, सॉलिड नहीं था। ये की डिफरेंस है यहाँ पे। और द मैकेनिज्म ऑफ एनोड रे प्रोडक्शन इज ड्यू टू द, अब यहाँ पर देखो कि एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी गैशियस सैंपल अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो उसमें कहीं ना कहीं कितनी भी कम अमाउंट में हो लेकिन आयनिक स्पीशीज जरूर प्रेजेंट होती है, वो कोई ना कोई नेचुरल प्रोसेस की वजह से प्रेजेंट होती है वो। और इसी ही आयन्स की वजह से जो पहले प्रेजेंट थे, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट किया तो वो आयन्स एक्सेलरेट होंगे। कैटायंस प्रेजेंट है तो कैथोड की तरफ एक्सेलरेट हुए वो आयन्स। इसी एक्सेलरेशन के चलते वो दूसरे आयन्स को भी दूसरे एटम्स से कोलाइड किया आयन्स ने, और फिर वो एटम्स भी आयोनाइज हो जाते हैं, यानी कि वो कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स बढ़ जाती है वहाँ पे। अब जो नेक्स्ट स्टेप हुआ उसमें क्या होता है कि इन दी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, अगर ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता तो ये दीज आयन्स कोलाइड विद द कैथोड नॉकिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स, वो सारा कुछ। लेकिन अब यहाँ पर ये एनोड रे एक्सपेरिमेंट है, इसलिए जो कैथोड था वो परफोरेटेड था, इसलिए वो आयन्स उससे कोलाइड करने की बजाय उसके बिहाइंड में जाकर ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। एनोड रेज में कैथोड के बिहाइंड में जाकर, पीछे जाकर ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ है कि भाई यस, अब यहाँ पर देखो, दो गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द एनोड रेज, इट वाज नॉट येट नोन what they were composed of, because the charge to mass ratio for each different gas taken in the discharge tube were different. So unlike cathode rays, where J.J. Thomson calculated charge to mass ratio, here it was not possible to calculate the ratio because scientists were not able to conclude that anode rays were made up of फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक कैथोड रेज वर। यहाँ पर क्या है, एनोड रेज को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर तो कर दिया, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि वो एनोड रेज किस पार्टिकल की बनी हुई हैं। और जैसे कि सर जे थॉमसन ने कैथोड रेज के लिए बता दिया था कि वो इलेक्ट्रॉन्स की कंपोज्ड होती हैं, लेकिन चार्ज टू मास रेशो यहाँ पर भी निकाल ली गई, लेकिन वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट थी, इसलिए वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल को नहीं आइडेंटिफाई कर पाए कि इस पार्टिकल से वो कंपोज हैं। अब यहाँ पर एक बात है कि एक तो ये जो नाम है, कॉलिंग दीज रेज एनोड रेज मे गिव द आइडिया दैट दे ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। दिस इज एक्चुअली नॉट द केस, बिकॉज इन कैथोड रेज द रेज एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड, but here the rays are not actually originating from the anode but just an illusion of the same. They are actually just the residual gaseous atoms in the tube. अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो कैथोड रेज है वो तो ओरिजिनेट होती है कैथोड से, लेकिन एनोड रेज में सिर्फ रेजिड्यूल गैशियस एटम्स हैं जो कि कैथोड के बिहाइंड में ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, ना कि एनोड से कोई स्पेशल टाइप की रेज निकल के वहाँ पर जाती हैं। जैसा कि इससे नाम से हमें लगता है कि भी एनोड रेज मतलब एनोड से निकल कर जाने वाली जो रेज हैं वो एनोड रेज हैं, नहीं। लेकिन जो गैस एटम्स उस ट्यूब में प्रेजेंट थे वही जो हैं कैथोड के बिहाइंड में जाकर ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को हम लोग एनोड रेज बोल देते हैं। लेकिन जो मोर अप्रोप्रिएट टर्म उसके लिए यूज़ की जानी चाहिए वो है कैनाल रेज।
अब यहाँ पर एक जो मैंने कहा था कन्फ्यूज़न है एक, वो कन्फ्यूज़न भी क्लियर कर देता हूँ कि भाई वो जो डिस्कवरी के बारे में बताया गया कि यूजीन गोल्डस्टीन ने एनोड रेज की डिस्कवरी की, तो अगर आप कई बार हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूजीन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की। एक्चुअली प्रोटॉन्स की डिस्कवरी यूजीन गोल्डस्टीन ने नहीं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, जो कि 1917 से लेकर 1920 के बीच में थी। जबकि यूजीन गोल्डस्टीन का जो पीरियड था वो 1886 का पीरियड था। इसलिए ये याद रखना कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी जो है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, ना कि यूजीन गोल्डस्टीन ने। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे फर्दर वीडियोस में, लेकिन ये काफ़ी कंफ्यूजिंग एक वो है कि भाई प्रोटॉन्स की डिस्कवरी आखिरकार की किसने थी। ओके, थैंक यू। फर्दर इन फर्दर लेक्चर्स।